Mathematical introduction and vectors. Topic 1. Rectangular Cartesian coordinate of a point in a plane. अगर हम लोग x डैश ओ एक्स और y डैश ओ वाई दो स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं कि ये दो स्ट्रेट लाइन किसी एक प्लेन पर हैं और ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं। और कैसे काट रहे हैं? नॉर्मली, इट मीन्स 90 डिग्री पे काट रहे हैं। सो हमें यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस मिलेंगी। ओ एक्स और ओ वाई को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे और ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश को नेगेटिव डायरेक्शन मानेंगे। और दोनों ही स्ट्रेट लाइन जो ओ बिंदु पर कटी थी उस ओ बिंदु को हम लोग क्या मान लेंगे? ओ पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे। तो यहाँ पर एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस और वाई डैश ओ वाई वाई एक्सिस कहलाएगा। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तरफ जो मेजरमेंट की वैल्यू होगी हम लोग समथिंग यूनिट में मान लेंगे। जिस तरह की क्लास 9 और 10 में हम लोगों ने पढ़ा था, 1 स्मॉल डिवीजन अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस इक्वल टू 1 यूनिट। इस तरह से कुछ यूनिट का चुनाव कर लेते हैं। अगर इन दो स्ट्रेट लाइन की मदद से मैं कि उस प्लेन के ऊपर किसी भी एक पॉइंट P की लोकेशन पता करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? तो सपोज़ कर लेते हैं इस तरह से कि सपोज़ एक पॉइंट P है जो इसी प्लेन के ऊपर है और उसकी लोकेशन पता करने के लिए P पॉइंट से हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसका नाम PM जो कि x एक्सिस के ऊपर, PN जो कि y एक्सिस के ऊपर ड्रॉप किया गया है। तो हम लोग देख पाएंगे कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइन आपस में क्या होंगे? पैरेलल हो जाएंगी। तो हम लोग कह सकते हैं, और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। इट मीन्स OM और NP दोनों की वैल्यू सेम होगी x। और मान लिया गया कि OM और NP की वैल्यू x है। और इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि PM और ON की वैल्यू भी सेम होंगी y। इसी तरह y यूनिट इसकी डिस्टेंस हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि P पॉइंट तक अगर मुझे पहुँचना है ओरिजिन से, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से अगर मापा जाए P को तो उसकी वैल्यू हो जाएगी x, y along axis x axis x unit, along y axis y unit. It means direction of or address of P is x, y। और यहाँ पर x को एब्सिसा भी कहा जाता है और या फिर कह सकते हैं आप x कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। y को ऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है, जो कि P का कोऑर्डिनेट हो गया। टॉपिक 2, द लोकस ऑफ अ पॉइंट। अगर मैं बुक के डिफिनीशन के हिसाब से जाऊं तो लिखा क्या गया है? व्हेन अ पॉइंट इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव फॉलोइंग अ ज्योमेट्रिकल कंडीशन, देन लाइन फॉलोइंग द टोटली ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ द पॉइंट और द पाथ फॉलोड बाय द पॉइंट इज कॉल्ड लोकस। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि एक मूविंग पॉइंट है जो एक सर्टेन शेप या एक सर्टेन पाथ में मूव कर रही हैं, लेकिन अपने पूरे पाथ में मूव करते समय वह हर समय एट एवरी पॉइंट एवरी टाइम इट फॉलो सम कंडीशन, जो हर समय एक कंडीशन को फॉलो करते हुए चलेंगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा, सर्कल के अंदर वो मूविंग पॉइंट है जो उसके क्या पेरीमीटर, आप जिसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं, उसके अंदर मूव कर रही हैं। उसमें कंडीशन होता है कि वो पॉइंट हमेशा सेंटर से बराबर दूरी पे होंगी। अगर मैं बात कर लूँ पैराबोला शेप के बारे में, रेक्टेंगल शेप के बारे में, स्क्वायर शेप के बारे में, तो हर समय अगर पॉइंट उस कर्व पे मूव कर रही है या फिर अपने पेरीमीटर पे मूव कर रही है तो वह हर समय कोई ना कोई कंडीशन को फॉलो करेंगी ही। और अलग अलग शेप के लिए लोकस की वैल्यू अलग अलग होती है। लोकस होता क्या है? लोकस एक रूल है जो एक पॉइंट हमेशा फॉलो करेगी। जैसे कि अगर वो स्ट्रेट लाइन के पाथ में फॉलो कर रही है तो वो जनरल इक्वेशन जो होता है स्ट्रेट लाइन का ax प्लस by, जो जनरल इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का ax प्लस by प्लस c, इसको फॉलो करेंगे। और अगर आपको लोकस का इक्वेशन पता है और आपको एक पॉइंट दे दी जाती है और कहा जाता है कि इस पॉइंट की वैल्यू, जैसे मान लेते हैं P एक पॉइंट है, उसकी वैल्यू दे दी गई x, y, आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉइंट इस लोकस का है या नहीं, अब प्रूव कीजिए।
तो आपके पास लोकस का एक इक्वेशन रहेगा, जनरल इक्वेशन, उसके अंदर पी की जो एक्स और वाई की वैल्यू आप उसे पुटअप कर देते हैं और देखते हैं कि LHS की वैल्यू RHS के बराबर आ जाती है, तो हाँ वह पॉइंट उस इसके लोकस पर लाई करता है। अगर वो इक्वल नहीं आती तो उसके लोकस पर लाइज नहीं करता है। चलिए ये थी एक बात। अगर मैं बात करूं कुछ लोकस के बारे में तो मैं आपको क्या बता सकता हूं। देखिए स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन एक और होती है जिसके अंदर स्लोप फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर मैं सर्कल के बारे में बात करता हूं तो सर्कल के लोकस का इक्वेशन क्या होता है, अगर वो ओरिजिन से पास कर रही है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू रेडियस होती है, इसको हमेशा सेटिस्फाई करता है। अगर स्टैंडर्ड लोकस बात करते हैं पैराबोला का तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर मैं इलिप्स की बात करूं तो उसका लोकस क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरह हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का, अगर मैं उसके लोकस के बारे में बात करूं तो उसका लोकस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपने देखा कि जितने भी लोकस, आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए गए सभी लोकस के एग्जाम्पल थे और हर जगह इक्वेशन अलग अलग है। इसका एक ही अर्थ होता है कि अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लूँ, अगर मैं उसके कंडीशन बदल दूँ, उसे सर्कल पर लाई करूँ तो उसका इक्वेशन अलग होगा। अगर मैं उसे स्ट्रेट लाइन पर रख दूँ तो उसका इक्वेशन अलग होगा। अगर उसे मैं पैराबोला पर रख दूँ तो इसका इक्वेशन अलग होगा, वो अलग कंडीशन को फॉलो करेगी। तो यही है हमारा लोकस। टॉपिक 3 इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट उन्हें कहा जाता है जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के बाद जो आपके वैल्यू मिलती है और हर बार आपको वैल्यू सेम ही मिल रही है, तो उन सब वैल्यूज़ को कहा जाता है कांस्टेंट। जैसे कि मैं एग्जांपल में इसको बताना चाहूँ तो इसके एग्जांपल में आती है आपके इंटीजर्स, फ्रैक्शन, एप्सिलॉन्स, पाई, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। इस सब की वैल्यू फिक्स है कि इसकी वैल्यू यही होगी, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती। इन सब को पहले स्मॉल a, स्मॉल b, अल्फ़ा, बीटा जैसे वैल्यूज से भी दिखाया जाता था। तो ये सब वैल्यूज हमारी क्या कहलाएंगी, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं होती। जैसे कि मैं बात कर लूँ कि दो फ्रेंड है, दोनों के घर सर्टेन दूरी पे है। अगर मैं एक पॉइंट को A मानूँ, दूसरे के घर को मैं पॉइंट B मानूँ और दोनों को मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना चाहूँ मैप के थ्रू, तो उन दोनों की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, तो वो वैल्यू क्या कहलाएंगी, कांस्टेंट। आप अगर 6 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप उसे तोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू 30 ही आएगी। तो ये सब वैल्यू क्या कहलाएगी, कांस्टेंट। tan 30 की वैल्यू आप अगर कभी भी निकालते हैं, किसी भी फॉर्मेट में निकालते हैं, तो आपकी वैल्यू 1/√3 ही आएगी। तो ये वैल्यू क्या कहलाती है, कांस्टेंट। इट मीन्स किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दें उसके ऊपर आप, तो आपकी ऑपरेशन के बाद वैल्यू सेम आती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहेंगे, आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो आप डिफरेंट नंबर लेते हैं और उस वैल्यू को उस फंक्शन के अंदर डालते हैं और आपको एक आउटपुट मिलता है। तो जो आप बार बार डिफरेंट वैल्यूज़ के अंदर इनपुट कर रहे हैं, इट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल इनपुट्स, जिसे हम डोमेन कहते हैं, तो उसे कहा जाता है वेरिएबल। सो कलेक्शन ऑफ ऑल इनपुट्स या फिर कलेक्शन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, या फिर डोमेन्स वैल्यू, डोमेन की जो वैल्यूज़ होती है उन्हें क्या कहा जाता है, वेरिएबल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन किसे कहेंगे, आप लोग जब मैथ के अंदर फंक्शन का टॉपिक पढ़िएगा तो बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको मैं समराइज़ करने की कोशिश में करूँगा। फंक्शन क्या है, आप जो वैल्यू इनपुट करते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, आपके इनपुट करने पर वैल्यू कुछ आउटपुट मिलता है। इट मीन्स हर डोमेन के लिए कुछ ना कुछ हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। तो जो वैल्यूज़ मिलती है एक सर्टेन रूल को फॉलो करके मिलती है, उस रूल को कहा जाता है फंक्शन, जो कि वेरिएबल पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है।
और फंक्शन को y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पर x डोमेन इट मीन्स वेरिएबल कहलाती है और x डालने पे जो वैल्यू आता है इट मीन्स एफ एक्स की जो वैल्यू आती है उसे फंक्शन भी कहा जाता है। टॉपिक 4 लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है तो अपने पास एक पेपर और एक पेंसिल या फिर पेन ले लीजिए और जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उस तरह से आप उसे लिखिए, तो आई होप कि आप इसे थोड़ा समझ पाएँ। मान लेते हैं, अब लिखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब नीचे लिखिए व्हेन x इक्वल्स टू 4। तो देखिए आप कहेंगे सर कि y इक्वल्स टू हमें वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 4 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे मैंने 4 लिख दिया प्लस 3, इट मीन्स y की वैल्यू कितनी होगी 7, ठीक है। अगर मैं इस x में x की तरफ यानी x की वैल्यू जो 4 है उससे मैं लेफ्ट या फिर राइट साइड से आऊँ, और यहाँ पे मैं लेफ़्ट और राइट साइड से आऊँ का मेरा मतलब है कि मैं 4 की तरफ मैं अगर उसके राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ इट मीन्स मैं उससे ज़्यादा से कम की ओर आ रहा हूँ। इट मीन्स मैं अगर x की जगह पर 4 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू रखता हूँ, बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटी वैल्यू में उसमें बढ़ाने वाला हूँ, तो मैं बढ़ाने वाला हूँ उसमें क्या, मैं आने वाला हूँ 4.001 से। अगर मैं x की जगह पे 4.001 रख देता हूँ तो देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4.001 प्लस 3। इट मीन्स आप देख सकते हैं y की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन कितनी बढ़ गई है वैल्यू, बहुत ही कम 7.001, यानी इसमें एक इंक्रीमेंट हुआ है 0.001, बहुत ही छोटी वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू भी थोड़ी चेंज हो गई है, वो पहली वैल्यू नहीं रह पाई, तो ये कहेंगे फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैं इसके लेफ्ट साइड से अगर मैं इसकी तरह अप्रोच करूं तो 4 से थोड़ी छोटी सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो मैं मान लेता हूं कि मैं इस पे वैल्यू जाता हूं, मैं x की वैल्यू लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू 3.999, ठीक है। और ये वैल्यू अगर मैं उसके अंदर पुटअप करता हूं तो देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.999 प्लस 3, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई 6.999। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू में अगर चेंज कर देता हूं तो फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जा रही है, और मैं वैल्यू बहुत ही छोटी सी संख्या से मैं चेंज कर रहा हूं तो फंक्शन भी बहुत ही छोटा सा वैल्यू से बढ़ या फिर कम जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो वैल्यू चेंज की है, या फिर आप कह सकते मैंने वैल्यू कितनी चेंज की 0.001, या तो मैंने इंक्रीज कर दिया या तो मैंने डिक्रीज कर दिया। तो इसी को अगर आप रिप्रेजेंट कीजिएगा तो आप इसे क्या लिखिएगा, इसको लिखना पड़ेगा, आप लिखिए y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, और आपने जो y लिखा है ना उसके आगे लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू। अब देखिए x की वैल्यू कितनी बढ़ाई थी 0.001, यानी वो बहुत ही छोटी वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू कि आप इसे जीरो के नियर मान सकते हैं, लेकिन ये जीरो नहीं है, बहुत ही छोटी वैल्यू है जिसका कोई आप कह सकते हैं कि आपके लिए कोई आपका मतलब नहीं पड़ता, लेकिन आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, जो नियर अबाउट जीरो है पर जीरो नहीं है। तो इसी को आप इसको आप लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन y। तो यही है आपका लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अगर मैं इसे किसी और एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो आप इस तरह से मान लीजिए कि सामने की एक बिल्डिंग, आपके सामने एक बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग बनाने में 15 लाख का खर्चा हो रहा है, ठीक है। और एक दिन उस बिल्डिंग के आपके नॉन व्यक्ति हैं, वो एक दिन सीमेंट खरीदने गए हैं, आप भी उनके साथ गए, तो उसके सीमेंट खरीदने में उनके पास 5 रुपये कम गए, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने अपनी पॉकेट से उन्हें 5 रुपये दे दिए। अब आप कंसीडर कीजिए उसके बिल्डिंग बनने में क्या आपका कोई योगदान है, तो बोलिएगा सर मैंने सिर्फ 15 लाख पूरा बिल्डिंग बनाने में लगा, मैंने सिर्फ 5 रुपये दिए हैं। तो देखिए आपका परसेंटेज काउंट कीजिएगा 5/15 लाख, तो आपकी जो परसेंटेज बहुत ही लो आएगी, नियर अबाउट जीरो। बट आप कह सकते हैं कि सर मेरा तो कुछ योगदान है, नियर अबाउट जीरो है बट जीरो तो नहीं है। यही कॉन्सेप्ट है आपका लिमिट का। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। टॉपिक 5 डिफरेंशिएशन। इस टॉपिक को हमें करने के लिए पेन और पेंसिल की ज़रूरत होगी, पिछले टॉपिक की तरह। चलिए शुरू करते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x। देखिए y एक फंक्शन है
जो कि x का फंक्शन है, इसलिए इसका लिखा क्या जाएगा, इसे लिखा जाएगा y इज इक्वल्स टू f ब्रैकेट के अंदर x, ठीक है। और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू कोई एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब जो वैल्यू एग्जिस्ट करता है, और x की वैल्यू मैं जैसे ही फंक्शन में अंदर पुटअप करूँ तो उसका जो आउटपुट आएगा वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए। सपोज मैं एक इक्वेशन मान लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, पिछली बार की तरह जो माना था हमने वैल्यू वही मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, वेयर x इज इक्वल टू 4, जहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या दी थी, 4 वैल्यू ले ली थी। तो देखिए जैसी वैल्यू के अंदर 4 पुटअप किया जाएगा तो f(x) यानी f4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर x के जगह पे हम लोग 4 लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 + 3 इट मीन्स 7, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x के अंदर थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज करते हैं, कितनी वैल्यू, बहुत ही छोटी सी वैल्यू इंक्रीज करते हैं जो कि नियर अबाउट 0 होगी, 0 नहीं होगी। कितनी बढ़ाते हैं, डेल एक्स यानी जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं डेल एक्स, उसकी वैल्यू हो जाती है 0.001, बहुत ही छोटी वैल्यू है। सो अब देखिए मेरा फंक्शन x प्लस डेल एक्स कितने के बराबर हो गया, 4x की वैल्यू प्लस डेल एक्स के यहाँ पे आप लिखिए 0.001, इट मीन्स x प्लस डेल एक्स की वैल्यू हो गई 4.001। डेल मीन्स ट्राइंगल का एक सिंबल होता है। तो देखिए अब मेरे फंक्शन की वैल्यू होगी क्या, सो देखिए y इज इक्वल टू आपका जो f(x) हुआ करता था, अब क्या लिखिएगा, y इज इक्वल टू f, और ब्रैकेट के अंदर जहाँ पे आप x लिखा करते थे वहाँ पे आप लिखिएगा x प्लस डेल एक्स। तो जो वैल्यू इंक्रीज कर दी गई तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो मैं x प्लस 3 लिखा करता था, x के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x प्लस डेल एक्स प्लस 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4.001 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू हो गई क्या, अब नए फंक्शन की वैल्यू हो गई 7.001। अब देखिए आपसे कहा जाएगा कि बताइए फंक्शन की वैल्यू कितनी चेंज हुई, इट मीन्स डेल वाई बराबर क्या होगा, तो डेल वाई के आप लिख सकते हैं f ब्रैकेट के अंदर x प्लस डेल एक्स, इट मीन्स फंक्शन एट हायर वैल्यू माइनस f(x) यानी फंक्शन एट ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इंक्रीमेंट इन फंक्शन, यानी फंक्शन कितना बढ़ा। अगर मैं इस डेल वाई को डेल एक्स से डिवाइड कर दूं, इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। तो आप देखिए डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल वाई के जगह पे मैं लिख सकता हूँ f ब्रैकेट में x प्लस डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस f(x), और डेल एक्स की जगह पे सिर्फ डेल एक्स लिख देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ देखिए मेरा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल, वेरिएबल जितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से फंक्शन कितना चेंज हो रहा है, इसी को आप कहते हैं डी। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके सामने लिमिट डेल वाई बाई डेल एक्स के जगह पे लिमिट x टेंस टुवर्ड 0, एक्स की वैल्यू 0 के करीब है, यानी x का जो वैल्यू चेंज हो रहा है डेल एक्स की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, डेल एक्स टेंस टुवर्ड 0, जो 0 की तरफ बढ़ रहा है, बहुत ही कम वैल्यू है, ठीक है। तो इस ओवरऑल वैल्यू लिमिट डेल एक्स टेंस टुवर्ड 0 डेल वाई बाई डेल एक्स को हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, डेल एक्स। यही हुआ आपका डिफ्रेंशिएशन, जिसे आप फाइनली आप लिखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस f(x) बाई डेल एक्स। यही है आपका डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू, जहाँ डेल एक्स 0 की तरफ जा रहा है, टेंस टुवर्ड 0। टॉपिक 6 फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। अगर डी वाई बाई डी एक्स इट मीन्स डेल वाई बाई डेल एक्स को अगर मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में समझना चाहूँ तो ये क्या है। अगर मान लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है जो कि एक लोकस में मूव कर रही है, तो लोकस में जब मूव कर रही है तो बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मीन्स डेल टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, या फिर हाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया डेल एस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि डेल टी में उसने बहुत ही स्मॉल टाइम में उसने डेल एस बहुत ही छोटा सा समय डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ, इट मीन डेल एस बाय डेल टी, ठीक है, तो इसे कहा जाता है एवरेज स्पीड। यही है हमारा क्या डेरिवेटिव का मीनिंग फिजिक्स के अंदर। और जहाँ पर ये डेल एक्स की जो वैल्यू होती है वो नियर अबाउट 0 होती है, बट 0 नहीं होती, 0 के लगभग बट 0 नहीं है, इसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो ओवरऑल डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू तब क्या हो गई फिजिक्स में, डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है कि कोई पार्टिकल किसी कर्व पाथ में स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करता है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी जो रेशियो होती है वो आपका डेरिवेटिव कहलाता है।
इसका यूज़ हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत ज़्यादा देखेंगे। 7 ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। इट मीन्स dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल में क्या योगदान है या फिर क्या इंपॉर्टेंस है। इसको समझने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं ओरिजिन पे, और वहाँ पर एक पॉइंट P है जो कि एक लोकस पे मूव कर रही है। तो जब लोकस पे मूव कर रही है तो कोई ना कोई इक्वेशन को फॉलो कर रही होगी। सपोज P जब एक कोऑर्डिनेट पे था, जब P की एड्रेस हुआ करती थी P का x, y, ठीक है। तो अगर मैं उसके x में वेरिएबल में स्लाइटली चेंज कर दूं, x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दूं, डेल x मैंने कर दिया, तो देखेंगे कि ये जो कर्व है y की वैल्यू जो P पॉइंट पे था वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। x डेल x के चेंज होने से y भी हल्की सी बढ़ जाती है, तो y जो बढ़ गई उसको मैंने क्या नाम दिया, डेल y, ठीक है। तो अब उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो वहाँ पे हम लोग बेस पे देख पाएंगे डेल y डेल x, ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी चेंज की गई थी, और टॉप में देख पाएंगे क्या y एक्सिस की तरफ डेल y की वैल्यू कितनी चेंज हो गई। तो ये जो डेल y बाई डेल x का जो आप रेशियो निकालिएगा dy बाई डी एक्स, तो देखिएगा ये ट्रिग्नोमेट्री के tan थीटा के बराबर होता है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये कर्व क्या कर रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है ट्राइंगल के साथ ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर तो y के एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना चेंज हुआ, डेल y, और मेरा बेस क्या था, x में कितना चेंज हुआ था, डेल x। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू डेल y बाई डेल x। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स आपके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, वो पॉइंट पर आपका टेंजेंट कितना डिग्री का स्लोप बना रहा है। इट मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। ये था आपका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव।